हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम है आपका। स्वागत है आपका आईपीसी के तीसरे लेक्चर में। ऑलरेडी आईपीसी का 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप जो यूपीएसआई का कंप्लीट पैकेज, जो आपका यूपीएसआई का कंप्लीट पैकेज हमारा 999 में है, इसको जल्द से जल्द ले लीजिए। रीजन बिंग कि आप ठीक है यूट्यूब पे आईपीसी का टोटल लेक्चर पाएंगे, बट इसके जो पीडीएफ्स है, इसके नोट्स अगर आपको पाना है तो उसके लिए आप ये पैकेज ले लीजिए। प्लस उसके संग संग इसमें जितने भी लॉ हैं, मूल विधि हैं, इसमें आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जो कि लास्ट समय में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कवर की जाती है, इस वजह से वो थोड़े पेड ग्रुप में है। हमें भी हल्का फुल्का करना पड़ता है, रीजन बिंग कि एक कोचिंग के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए कॉस्ट बैठता है। ठीक है, तो चलिए वो सब बातें छोड़िए। आईपीसी में हमने क्या पढ़ा था उस पर हम थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पे हमने काफी सारी चीजें देखी, लेकिन उसमें से जो आज के टाइम पे रिवीजन करने की चीजें हैं, उसमें मुख्यतः आपको एमसीक्यू के एक नजरिए से आपको ये बात रखना है कि क्या क्या तत्व है क्राइम में होने चाहिए। तो तत्व में सबसे पहला क्राइम मानव होना चाहिए। मानव के द्वारा मेंसरिया होना चाहिए। मेंसरिया मतलब हिंदी में दुराशय, लेकिन ये मेंसरिया ही लिख कर आता है, लैटिन वर्ड है, ये मेंसरिया ही लिख कर आएगा। मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, जहाँ चूंकि कानून है, कानून में जहां पे कुछ आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश के ही होते हैं, उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो वहां पे मेरी भी मजबूरी है कि आपको एग्जैक्ट वो चीज नहीं दे सकता, बट मैं हिंदी में बता सकता हूँ कि हाँ इसका मतलब ये क्या है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको भाषा को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, मैं तुरंत आंसर करूंगा। आप हमारे जो ग्रुप हैं, जो कोचिंग का ग्रुप है, उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मेंसरिया का मतलब होता है दुराशय, ये पेपर में भी मेंसरिया लिख कर आता है। फिर आगे जो तीसरा एलिमेंट होना चाहिए, एक्टस रियस। मेंसरिया ये है कि आपका दिमाग बुरा होना चाहिए। जब आपका दिमाग से सोचेंगे और बुरा सोचेंगे, तभी आप जाके बुरा कृत्य करेंगे। तो इस बुरे कृत्य को ही बोलते हैं एक्टस रियस, और इससे कोई व्यक्ति घायल होता है। ठीक है, तो इस पूरे क्राइम में जो मेन एलिमेंट होता है, मुख्य आपका जो आधार होता है क्राइम का, वो होता है बुरा सोच, क्योंकि ये बुरा सोच ही आपको सब कुछ करवाता है। इसमें पूरा स्टेप मैंने बताया था कि कैसे ये बुरी सोच तक पहुंचेंगे। तो बुरी सोच में पहुंचने के लिए जो पहला स्टेप होता है मोटिव। मोटिव मतलब सबसे पहले एक आपके दिमाग में एक हल्का सा कोई थॉट आया होगा, एक विचार आया होगा, एक चिंगारी की तरह एक इरादा आया होगा, उसको ही बोलते हैं मोटिव। तो वो इरादा आते ही आपके दिमाग में फिट हुआ होगा कि यार मुझे काश मैं भी ये काम करता, या काश मैं भी ये चीज होता। इससे फिर आपकी इच्छा आती है, तो विल। ठीक है, इच्छा जैसे ही आई, तो इच्छा आने के बाद आप करते क्या, उससे रिलेटेड सपने देखने लगते हैं। जैसे सपोज दैट आपको दरोगा बनना है कि काश मैं भी दरोगा, तो मजा आ जाता है। तो इसके चलते फिर आप सोचने लगे कि यार क्या दरोगा, मतलब ये बेहतरीन है। ठीक है, चुलबुल पांडे की तरह आपने सोचना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे सोचना स्टार्ट किया, तो आगे क्या आता है, आप उस चीज को पूरा क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि मुझे अब ठीक है दरोगा बनना है, बहुत देख लिया सपने। दरोगा बनने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, दरोगा बनने के लिए क्या एग्जाम होता है, तो आपने पता किया कि ठीक है यूपीएसआई होता है। फिर आगे इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब सारी चीजें आप सोच रहे हो। तो इस डिजाइन में ही आपका होता है मेंसरिया छुपा रहता है। मेंसरिया कैसे छुपा रहता है, आप दरोगा किस लिए बनना चाहते हो, आप दरोगा बन के 4-4.5 लाख रुपए घूस कमाना चाहते हो, या समाज से क्राइम को मिटाना चाहते हो। क्योंकि ये वही पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट, ये वही पॉइंट होता है प्लान, जहां से पता चलता है कि आपका इरादा किसी कार्य को करने का अच्छा है या बुरा है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है, उसमें मैंने बताया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, जब आप उस प्रिपरेशन मतलब क्या कि आपने ठीक है सिलेबस देगा, सब कुछ देख लिया, ये प्लान कर लिया कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, सुबह ये पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा, इस तरीके से यूपीएसआई के लिए आपने तैयारी कर ली। उसके बाद आप करते क्या, प्रिपरेशन के लिए आप जाते हैं, उसके जो सब्जेक्ट होते हैं, आप हिंदी की किताब लेकर आते हैं, आप मूल विधि की किताब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, आप संविधान की खरीद कर लेके आते हैं। ठीक है, रीजनिंग की, मैथ की लेकर आते हैं। ये चीज आपने प्रिपरेशन कर लिया। प्रिपरेशन करने के बाद आगे क्या, अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। मतलब आप बैठ के पढ़ेंगे नहीं तो यूपीएसआई आपका क्लियर होगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तब जाके कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने अटेम्प्ट किया, तो आगे क्या होता है, एक इंजरी होती है, दैट इज घायल। ठीक है, हिंदी में आप उसको घायल कहते हैं। तो उससे कोई व्यक्ति घायल हुआ, तो जो इसमें पहला स्टेप था कि पहला मोटिव इरादा होना चाहिए, फिर इच्छा, फिर आप उसको प्लान करते हैं। प्लान में मतलब कि आपके दिमाग में सारे विचार आ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज करनी है। इस प्लान के तहत ही आपका आपका जो विचार होता है, आपका जो इरादा होता है, वो पता चल जाता है आपको कि मेरा इरादा एक घुसखोर दरोगा बनने का है या समाज से क्राइम मिटाने का है। तो यही चीज आपके पर्सनालिटी को बाद में क्या करती है, कवर अप करती है, बाद में तैयार करती है। फिर एक समय बाद आप पकड़े जाते हैं और आप एक बदनाम हो जाते हो कि आप बहुत बड़े घुसखोर दरोगा हो। ठीक है, ऑलरेडी इस बातों को देख लिया। उसमें फिर लास्ट टाइम हमने एक ये प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस का केस देखा था, और आपका
आर वर्सेस टॉलसन। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि आर वर्सेस प्रिंस में कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि कानून में कुछ बात लिखी गई है, कानून की क्षति किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून में जो चीज लिखा है वो चीज आप नहीं जानते हैं और अनजाने में कोई गलती कर देते हैं तब भी आपको सजा मिलेगी। तो आर वर्सेस प्रिंस में मैंने ये बताया था कि एक वयस्क लड़का एक नाबालिग लड़की के संग क्या करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, लेकिन उस वयस्क लड़के को ये पता चलता है कि ये नाबालिग लड़की नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग लड़की शरीर से देखने पे नाबालिग नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी 16 साल से कम उम्र की लड़की के संग सेक्स करना जो इंग्लैंड में क्राइम है, तो इसके तहत उसको क्या होती है, सजा मिलती है, क्योंकि वो लड़का पता नहीं करने जाता है कि वो 16 साल की कि 22 साल की। ठीक है, फिर दूसरा केस है आर वर्सेस टॉलसन। ठीक है, जो तथ्य की गलती है, तथ्य की भूल आपको माफ कर दी जाती है कानून में। तो इसमें जो व्यक्ति होता है, जो एक महिला होती है, महिला का जो पति होता है उसकी डेथ हो चुकी रहती है, ये कंफर्मेशन आपको जो है आर्मी के द्वारा कर दिया जाता है कि ये आपके पति की डेथ हो चुकी है, और आप समाज के द्वारा कर दिया जाता है, उसके फैमिली के द्वारा कर दिया जाता है। फिर वो डिसाइड करते मुझे शादी करना है, तो वो कहीं से उसका पति जो है हीरो की तरह जिंदा होकर चला आता है। तो इसमें क्या है, फिर जो केस फाइल होता है उसका पति केस फाइल करता है। केस फाइल करने में ये बोलता है कि मैं तो जिंदा हूं, और कानून के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो या तो आप अपने पति से तलाक लीजिए या आपके पति की डेथ हो चुकी है। तो मैं जिंदा हूं, मेरे जिंदा रहते ये शादी करने जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, कानून की भूल कर रही है। तो जब ये मैटर कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने ये बोला नहीं, इसने टोटल का टोटल पता किया। आर वर्सेस प्रिंस में उस लड़के ने नहीं पता किया कि इसका लड़की का एग्जैक्ट एज क्या है, बट इसमें महिला ने पूरा का पूरा पता किया कि हाँ मेरा जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है। ये आर्मी से भी पता किया, फैमिली सोसाइटी हर जगह से पता चला कि हाँ डेथ हो चुकी है। कहीं पे कोई इसका क्लू नहीं था कि उसका पति जिंदा है। उस अपने हस्बैंड के लिए उसने 7-8 साल वेट भी किया। ठीक है, इतनी सारी बातें देखी। इसके बाद अब आगे आता है कि कुछ ऐसे आपके तथ्य हैं, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे। चैप्टर टोटल आईपीसी में आपके 23 चैप्टर हैं और उसको मैं बहुत आराम से लेके चलूंगा। देखिए, जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ पढ़ने में जो धारा होती है और जो उसका हेडिंग है वो आपको एकदम एग्जैक्ट कॉपी में वैसा ही नोट्स बनाएंगे। इसके लिए आप करेंगे क्या, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि आप जाके गूगल से बेयर एक्ट ऑफ आईपीसी, आईपीसी का बेयर एक्ट इन हिंदी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। 511 धाराओं की, जो कि 23 चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। तो आज हम चूंकि पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के कुछ धाराओं को हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो है अध्याय इसका नाम है उद्देशिका। ये आपसे पूछ देगा कि दरोगा के एग्जाम में पूछ देगा कि जो पहला अध्याय है वो किस चीज को डील करता है। तो वो आईपीसी के उद्देशिका को बताता है कि जो आईपीसी है ये क्या है, उसके बाद ये कहां तक लागू होगा। तो ये सारी बातें आपको धारा 1 से 5 के बीच बताया जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी चूंकि मैंने ये काफी चीजें आपकी खत्म करवा चुका हूं मैं इसमें। जैसे मैंने कल ही बताया था कि ये जो पहला है कि धारा, इसका हेडिंग है संहिता। ठीक है, आप एक कॉपी पे लिखते भी चलिए कि धारा 1 इसकी हेडिंग है संहिता का नाम, मतलब जो आप कानून पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, और उसके प्रवर्तन का विस्तार, उसका विस्तार कहां तक है। ठीक है, उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो कल ही मैंने बताया कि ये जो हम कानून पढ़ रहे हैं इसका नाम है भारतीय दंड संहिता। ये इसमें लिखा गया है, आप जाके बेयर एक्ट खोलिए। आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कानून किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। कानून को पढ़ना है तो बेयर एक्ट की भाषा से पढ़िए, उनकी कानूनी भाषा होता है, उसी से आप सीख सकते हैं। तो संहिता का नाम है, इस कानून की किताब का नाम है भारतीय दंड संहिता, और उसके प्रवर्तन का विस्तार। ठीक है, प्रवर्तन का विस्तार मैंने क्या बताया था कि आईपीसी कहां तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्राधिकार कहां तक है, ये कहां तक लागू होता है। तो मैंने बताया कि ये जहां तक भारत है वहां तक ये लागू होता है। कहां तक भारत है, जहां तक भारतीय हैं और जहां तक भारत सरकार का कंट्रोल है। जिस भी विश्व के किसी भी हिस्से में अगर भारत सरकार का कानून, भारत सरकार का कंट्रोल है और वहां पे भारतीय रहते हैं, तो वहां पे आपका आईपीसी क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, तो ये बात ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूं। धारा 2 पे आते हैं, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अगर इंडिया का जो क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 किमी स्क्वायर, उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, लेकिन भारत की परिसीमा के अंदर वो अपराध करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, उसका
आपका धारा 2 के तहत, ठीक है, क्योंकि ये अपराध कहाँ हो रहा है, भारत के भीतर हो रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये चीज बताता है कि आईपीसी भारत की परिसीमा पे लागू होता है। उसके बाद मैंने आगे ये बताया कि ये हो गया कि अपराध जब भारत में हो रहा है, भारत की परिसीमा में। फिर कल मैंने ये भी बताया कि सपोज दैट क्राइम जो है भारत के बाहर हो, जो भारत का एरिया 32,87,263 किमी स्क्वायर, इसके बाहर हो, तो फिर उसको कैसे डील करेंगे, वो आपका बताता है धारा 3। भारत से परे, भारत से परे मतलब जो इसकी परिसीमा है 32,87,263 किमी स्क्वायर के बाहर, ठीक है, 7 समुंदर पार कहीं कुछ क्राइम होता है जिसमें भारतीय इन्वॉल्व है, शामिल है, या वो सीमा भारत के परिसीमा के अंतर्गत आती है। भारत से परे किए गए अपराध, तो भारत के बाहर किसी इंडियन पे क्राइम हो रहा है या कोई इंडियन क्राइम कर रहा है, तो वहां पे आपका आईपीसी क्या होगा, विचारणीय होगा, मतलब वहां पे भी आईपीसी आपका लगेगा। इसी चीज को थोड़ा सा एक विस्तार पूर्वक किसमें दिया गया है, धारा 4 में, ये भी आप जाके देखेंगे। धारा 4 में क्या बताया गया है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पे संहिता का विस्तार, ठीक है। राज्य क्षेत्रातीत मतलब ऐसे इलाके बताए गए हैं जहां पे आपको अगर कुछ क्राइम होता है तो वो अपराध होगा। जैसे मैंने बताया था कि विश्व के किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर क्राइम होता है तो वो आईपीसी के अंदर देखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई पोत है, कोई जहाज है, समुद्री जहाज, उसमें कोई क्राइम होता है, भारत का झंडा लगा है और वो शिप क्या है, वो जहाज क्या है, भारत की है, तो वहां पे कोई क्राइम होता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगा। कोई आपका जहाज है, ये हवाई जहाज हो सकता है, ठीक है, या कुछ और भी तरीके का जहाज हो सकता है, तो उस पर भी आईपीसी लागू होता है। इसी तरीके से आपका कोई भी चीज है, पनडुब्बी है, तो वहां पे भी आपका आईपीसी लागू होगा। इसके संग संग कोई बैठ के बाहर से, ठीक है, 7 समुंदर पार से बैठ के कंप्यूटर से कोई भारत के डेटा को क्या कर रहा है, हैक कर रहा है, ठीक है, हैक कर रहा है मतलब चुरा रहा है। हैकिंग मतलब सिंपल सी बात है, उस डेटा के संग छेड़छाड़ कर रहा है। हैकिंग का हिंदी जो होता है हैकिंग ही होता है, ये बात याद रखिएगा। तो वो भी क्या है, आईपीसी के अंतर्गत आपको क्या होगा, डील होगा, वो दंडित होगा। इस बात को याद रखिएगा, मतलब आईपीसी अपना इतना एडवांस है कि कंप्यूटर साइंस को भी इसने नहीं छोड़ा है। आप कंप्यूटर से भी अपराध नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी बातें विस्तार पूर्वक आपको दी गई है धारा 4 में, इसको जाके देखिए। फिर इसका जो इस चैप्टर का जो आखिरी धारा है, ये आपका है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। मतलब ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, आईपीसी, इन भारतीय दंड संहिता। तो इस विधि मतलब कुछ विधियों पर, मतलब कुछ ऐसे भी कानून हैं जिसपे इस विधि मतलब किसको पढ़ रहे हैं, आईपीसी, ठीक है। कुछ विधि मतलब क्या है, दूसरे कानून वो भी क्या है, दंड से रिलेटेड हैं। तो आईपीसी उस पर क्या करेगी, प्रभाव नहीं डालेगी किसी भी कंडीशन में। तो इसको जब इस धारा को जाके आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, स्पेशली दिया गया है जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी एयरफोर्स हो गई, उसके ऑफिसर्स अगर कोई विद्रोह करते हैं या फिर इस तरीके का कुछ कार्य करते हैं जिसको लगता है कि नहीं ये एक देश हित में नहीं है या कुछ एक दंडनीय है, एक क्राइम है, तो जो उनके ऑफिसर्स होते हैं या उनके सोल्जर होंगे या उनके डिपार्टमेंट के होंगे, तो जनरली उनका जो कोर्ट होता है अलग होता है। आपने भारतीय मूवियों में देखा होगा, कोर्ट मार्शल हो गया, इस ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है। तो वो कोर्ट मार्शल ही क्या होता है, सुनवाई होती है उन ऑफिसर्स पे, उनका एक अलग से एग्जाम होता है, आपको लॉ करना पड़ता है। अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जज बनना चाहते हैं, उनके न्यायालय में जज बनना चाहते हैं, तो उसका एक होता है जैग का एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है उसका, जिसको बोलते हैं जज अटॉर्नी जनरल। तो आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो कुछ ऐसे आपके अधिनियम है जिसपे आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो गए, कोई आपका आर्मी का ऑफिसर हो गया, नेवी का हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एयरफोर्स का हो गया। तो ये अगर कोई विद्रोह करते हैं तो इस पे आईपीसी लागू नहीं होता है, पहले इनके मैटर को देखा जाएगा वहां के कोर्ट मार्शल के द्वारा। जो जिस भी अगर आर्मी है तो आर्मी का कोड देखा गया, नेवी है नेवी का कोड देखेगा, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स का कोड देखेगा। अगर ये नहीं संभाल पाते हैं तब वो मुद्दा किस में जाएगा, आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। इसके संग संग हम अब जो इसका अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। ये रहा आपका चैप्टर सेकंड का जो हेडिंग है आपका, ये है साधारण स्पष्टीकरण। ये फैला हुआ है धारा 6 से लेकर 52 तक, और बेसिकली इसकी धारा 20 तक ही आज हम इसको डील करेंगे।
तो जो साधारण स्पष्टीकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, इसमें जो बात अगर कहीं पे एक बार समझा दिया गया है कि इसका मतलब ये होता है, तो वही मतलब 511 धाराओं में जब भी उस शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब वही होगा। मतलब डिफाइन, परिभाषित एक जगह किया जाएगा उस शब्द को, बाकी वो कहीं पर भी दिया है तो उसका मतलब वही होगा जो जिस जगह पे उसको डिफाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चोरी लेते हैं, तो चोरी को अगर 378 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, तो चोरी का हर जगह वही मतलब होगा जो 378 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं। आपको ये डायरेक्ट पूछता है इसके अंदर की चीजें, जो ऑलरेडी जो नोट्स है उसमें आपकी चीजें हैं। मैं इसको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा आपको समझने वाला नहीं है, कुछ चीजें पॉइंट हैं, केवल एक्सप्लेन करने वाली बातें हैं। जैसे धारा 6, धारा 6 में दिया गया कि संहिता, संहिता जो लोग नहीं जानते हैं कानून की भाषा में, उनका संहिता मतलब होता है क्या, लॉ, कानून। कौन सा हम कानून पढ़ रहे हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी में परिभाषाओं, ठीक है, जितनी भी परिभाषा दी गई हैं, जितने भी परिभाषा दी गई हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। परिभाषाओं का अपवादों, अपवाद, अपवाद सभी जानते हैं कि कोई भी रूल हो वो 100 में 100% किसी पे लागू नहीं होता है। अगर फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स क्या है, 95% सही होती है, 5% कहीं ना कहीं गलत होती है। इट मीन्स कि हर जो सब्जेक्ट है अपने आप में क्या होता है, लोग अपने आप में 90 या 95% सही होती है, लेकिन 5% कहीं ना कहीं गलत होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो मैथ है, मैथ 100 में 100% एक्यूरेट होता है, तो वो भी गलत बात है, क्योंकि मैथ को जब अप्लाई करते हैं, भूगोल में जब पढ़ाऊंगा, तो जो मैथ है वो भूगोल पे एग्जैक्ट काम नहीं करता है। ठीक है, अगर कहीं भूकंप आने वाली है तो मैथ आप कितना भी लगा के कैलकुलेट कर लें, एकदम एग्जैक्ट वो चीज नहीं बता पाएगा कि ये कितने तीव्रता का भूकंप आने वाला है। ठीक है, ये बात। तो कोई भी चीज 100 में 100% सही नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसपे वो रूल लागू नहीं होगा, बाकी सब पे लागू होगा। तो ये चीज है, उसको अपवाद बोलते हैं। के अध्याधीन समझा जाना, इट मीन्स आईपीसी में जो परिभाषा डिफाइन की गई है वो किसके अध्याधीन समझा जाएगा, अपवाद के। तो यहाँ पे सिंपल सा बना समझ सकते हैं कि ये रहा कोई परिभाषा, ये परिभाषा कोई है, इसके अध्याधीन क्या रहेगा आपके, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये है अपवाद, अपवाद, अपवाद के अध्याधीन क्या रहेगा आपका, परिभाषा। ओके, तो जब भी कोई क्राइम पढ़ेंगे, इसका मतलब यहां पे है कि जब भी कोई क्राइम पढ़ेंगे तो क्राइम पढ़ते वक्त अपवादों को हम ध्यान में रखेंगे कि इसका ये अपवाद है। जैसे किसी भी साइंस का रूल हम पढ़ते हैं, साइंस का कोई नियम पढ़ते हैं, तो हमें उसके बारे में अपवाद पढ़ना पड़ता है कि ये नियम सब पे लागू होता है, लेकिन किस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही क्राइम है, कोई भी अपराध है उसको पढ़ने से पहले अपवाद पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से मर्डर हो गया, ठीक है, किसी से मर्डर हो गया तो वो मर्डर की कैटेगरी में आता है, लेकिन मर्डर करने वाला अगर 7 साल से छोटा है, 7 साल से छोटा बच्चा है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये आपका 76 से 106 के बीच ये अपवाद फैले हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे। धारा 76 से 106 के बीच ये अपवाद फैले हुए हैं। वहीं पे ये तो रहा बच्चे का एग्जाम्पल, वहीं पे अगर किसी ने दारू पिया है, ड्रंक किया हुआ है, और वो अपने दिमाग का आपा खो बैठता है, उस शराब के नशे में उससे कोई क्राइम होता है, तो उसको जज करते हुए कि ये क्राइम इसने किया है या नहीं किया है, उसके मेंटल स्टेट को भी हम देखेंगे, दिमाग की स्थिति को भी देखेंगे कि ये इंसान पिया हुआ था, तो पिए होने में ज्यादा चांसेस होता है कि इंसान क्राइम कर बैठेगा। ओके, तो अपवाद का हम ध्यान रखेंगे। ये आपका धारा 6 में बताया गया। उसके बाद साथ ये बताता है कि एक बार स्पष्टीकृत भाव, पद का भाव, मतलब किसी भी चीज को आईपीसी में हमने एक बार क्या किया, स्पष्टीकृत कर दिया, बता दिया, तो उसका जो भाव क्या होगा, जो 511 धाराएं हैं हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हर जगह समान होगा, ये बात। उसके बाद 8 में आते हैं। 8 में आपको बताया लिंग को परिभाषित किया गया। यहाँ पे लिंग का मतलब होता है कि जो मेल है, ठीक है, चूंकि हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, और पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि जो वरीयता दी जाती है, जिसका चलता है, वो होता है मेल पर्सन, पुरुष होता है। तो यहाँ पे महिला को भी पुरुष के नाम पे ही परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे लिंग मतलब ये लिखा गया है कि जो मेल होगा, और मेल में आगे बोल दिया गया है कि इसमें दोनों आते हैं, नर और नारी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसको ट्राई करना चाहिए संसद को कि इस धारा को खत्म करे, क्योंकि ये दिखाता है, एक तरफ तो हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, आर्टिकल 14 की, कि सारी चीजें समान होनी चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज आप दिखा रहे हैं कि
यहाँ पे महिला भी क्या है, पुरुष में ही समाहित है, इस तरीके की परिभाषा आपको देखने को मिलती है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि धारा 8 में लिंग दिया गया है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछता है कि लिंग को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो अगर आप एल को देखेंगे, ल को देखेंगे तो ल ऐसे बनाया जाता है, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 8 में लिंग दिया गया। ठीक है, 9 में आपका क्या है, वचन है। वचन मतलब यहाँ बहुवचन एक वचन नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स का मतलब है। यहाँ पे नंबर्स मतलब दिया गया है क्योंकि ये बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो उनको उतना सिंगुलर या प्लूरल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता था। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक वचन का मतलब जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वो बहुवचन को समाहित करता है, और जब तक बहुवचन समझ में नहीं आ जाता तब तक वो एक वचन को समाहित करता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिशर ने, ये कानून 1860 का है, इंडिया उस समय गुलाम था तो उस समय का बना हुआ कानून है। तो उस समय बहुत ज्यादा जो अंग्रेज थे उनको हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आती थी, इस बात को समझिए, आती थी काम चलाऊ। 10 में महिला पुरुष को डिफाइन किया गया है। ओके, 11 में क्या है, इसको कैसे वचन, वचन को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे न दिया है, न से क्या हो गया 9, या इंग्लिश के शब्द नंबर से याद कर सकते हैं 9। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष 10 में दिया गया है, कैसे, हमें हमारा समाज पितृसत्तात्मक है लेकिन हमेशा हम बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया गया है, और आप खुद को 0 पे रखें अगर एक बेटर समाज चाहते हैं। तो इस वजह से धारा 10 में क्या है, स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया है। व्यक्ति, व्यक्ति आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा होता है आपका कानूनी। प्राकृतिक व्यक्ति क्या होता है, प्राकृतिक व्यक्ति जैसे जो इंसान होते हैं हम लोग सिंपल शब्दों में। कानूनी व्यक्ति मतलब कानून के द्वारा किसी कंपनी को, किसी संस्था को, किसी सरकारी निकाय को, स्थानीय निकाय को हम व्यक्ति डिक्लेयर कर सकते हैं। व्यक्ति को और ज्यादा मैं डीप में समझाऊंगा, बट यहाँ पे इतना याद रखना कि व्यक्ति 2 टाइप के होते हैं, आपका प्राकृतिक और कानूनी। प्राकृतिक मतलब हम लोग इंसान, और कानूनी मतलब कि कानून के द्वारा किसी भी संस्था को अगर रजिस्टर्ड किया गया है, कानून के द्वारा उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, किसी भी एक निकाय को, सिंपल शब्दों में किसी भी निकाय को अधिकार दिए गए हैं, उसको कुछ दायित्व दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा। तो ये चीज है बस, ये प्राकृतिक व्यक्ति लिविंग चीज होती है, जिंदा चीज होती है। कानूनी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, मरा, डेड। ओके, 12 में लोक को डिफाइन किया गया। लोक मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लोक मतलब पब्लिक, यहाँ पे लोक मतलब लोक या लोकों का समूह जो है वो क्या कहलाएगा, आपका लोक। ठीक है, क्वीन, इस आर्टिकल को, सॉरी इस आपका धारा को, इस धारा को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं। क्वीन होती थी लेकिन ये जब हमारा देश गुलाम था तब होती थी। ठीक है, सरकार का सेवक, ठीक है, सरकार का सेवक का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उससे यहाँ पे ये तात्पर्य है कि सरकार का वो क्या होगा, सेवक होगा। ब्रिटिश इंडिया को आर्टिकल 15 में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इन दोनों को 15 को और 16 को, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये अब काम में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिशर कहते थे, हम बोलते हैं भारत सरकार। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बार बार बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जैक्ट वो अगर देखेंगे कानून के भाषा में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल अंग्रेज किया करते थे। ठीक है, उसके संग संग ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया अपना नहीं है क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम भारत हैं। ठीक है, उसके संग संग 17 में आ गया सरकार। सरकार का यहाँ पे मतलब है क्या, आपका केंद्र सरकार। ओके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। 18 में डिफाइन किया गया भारत। ये आर्टिकल 1 में भी आपको पता होगा कि जो भारत है एग्जैक्ट क्या है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। आईपीसी में भारत डिफाइन किया गया, इसका मतलब यह है कि भारत वो होगा जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा। और मैंने इस आईपीसी पढ़ाते वक्त ही बता दिया कि भारत क्या होगा जहां तक भारतीय फैले होंगे, तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए। और भारत के अंतर्गत क्या क्या आता है, अगर भारत की परिसीमा के अंतर्गत बात करें तो राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और वो क्षेत्र जिसको हम अर्जित कर सके, दूसरे कंट्री से प्राप्त कर सके, या कुछ ऐसा क्षेत्र जिसपे किसी भी देश का क्या हो, अधिकार ना हो। आगे चलते हैं, न्यायाधीश। न्यायाधीश केवल जो कोर्ट कचहरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, केवल वो न्यायाधीश नहीं होते हैं। उसके संग संग हर वो व्यक्ति जिसको कानून के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि आप
किसी इस मुद्दे पे डिसीजन सुना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गांव का प्रधान है तो उसको कानून के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा ये अधिकार मिलता है कि आप गांव की कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हर चीज के लिए आप जुडिशरी के पास नहीं जाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने लोक अदालत के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। लोक अदालत, और ये डील करता है किससे, आपका भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 39 के क्लॉज क 39 क से ये डील करता है, जिसको बोलते हैं फ्री लीगल एड, ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता। तो उसके अंतर्गत एक नालसा एक्ट बनाया गया। नालसा एक्ट बनाने के बाद उसमें लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया। तो लोक अदालत में भी आप देखेंगे चूंकि जजेस होते हैं, तो जजेस कोई जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दो पक्ष तैयार है कि ठीक है आप हमारे जज बनिए, आप जो कहेंगे आपकी ही बातें क्या की जाएंगी, मानी जाएंगी, ठीक है, उसको भी ये अधिकार उन दो पक्षों के द्वारा दिया गया है और पक्षों ने ये बात क्या की है, एग्रीमेंट के तहत मानी है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी वो व्यक्ति जिसको कानून के द्वारा एक अधिकार मिलता है कि आप कोई भी डिसीजन सुना सकते हैं, कोई भी निर्णय दे सकते हैं, वो क्या होगा, न्यायाधीश होगा। केवल इसमें जज नहीं आते हैं। न्यायालय, ठीक है, न्यायालय के अंतर्गत इसको बीच में डिफाइन किया गया है। न्यायालय मतलब कि न्यायालय क्या होगा, जो कानून के द्वारा बनाए गया कोई संस्था, मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कानून के द्वारा बनाई गई है। ऐसा नहीं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कहीं पे भी आपकी बन जाएगी, नहीं, उसको कानून के द्वारा बनाया जाता है। उस पर ध्यान देना पड़ता है कि नहीं अब हम यहाँ की जुडिशरी क्या है, यहाँ पे केस 2 लाख 3 लाख आ रहे हैं, वकील इतने हैं, जज इतने हैं, तो हमें एक इस न्यायालय की अलग ब्रांच बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए कानून का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपका कहाँ डिफाइन किया गया है, ये आपका 20 में डिफाइन किया गया है। इसके संग संग आपको सारी बातें क्या करना है, ढंग से रिवाइज कर लेना है कि अब तक मैंने क्या पढ़ाया है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप केवल हेडिंग उतार लीजिए। ऑलरेडी आपका जो सारी बातें हैं वो नोट्स में दी गई हैं, आप जाइए नोट्स देखिए और चीजों को ढंग से समझिए। ओके, थैंक यू।